गुड इवनिंग, कैसे सब? बढ़िया। आज अपन डिस्कस करेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021 सेक्शन ए। असर्शन रीज़न अलग से करेंगे, है ना। असर्शन रीज़न वाला पोर्शन अलग से करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैक्सिमम मिस्टेक्स 1 मार्क वाले क्वेश्चन में और असर्शन रीज़न वाले में ही होती है। तो पहले तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं और किस तरह से आंसर लिखने हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन था, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट जूल पर टेस्ला। तो जूल पर टेस्ला अगर आपको एकदम से याद ना भी आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप साइड में लिख सकते हैं जूल पर टेस्ला, ठीक है ना। अब जूल किसकी यूनिट होती है ये तो खैर पता ही है, वर्क डन की, और टेस्ला किसकी यूनिट होती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की, ये भी पता ही है। तो वर्क डन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड है। वर्क डन अपॉन क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। या आप रफ में कर सकते हैं, जो उसको दिखाने की ज़रूरत, पेपर में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में 1 मार्क में केवल डायरेक्ट आंसर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड आ गया, सही है बेटा। तो जूल पर टेस्ला वर्क डन पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा एम बी कॉस थीटा। क्या होता है बेटा? एम बी कॉस थीटा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो जूल पर टेस्ला। तो क्या लिखेंगे आप? आंसर यहाँ पे लिखेंगे आप, उसको आप यही दिखाएंगे, केवल आंसर कहना आप मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बेटा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और अगर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देना है तो एक लाइन यहाँ पे इस चीज़ की दिखा सकते हैं, बस। इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, केवल उतना ही लिखना है जितना 1 मार्क में ज़रूरी है, ठीक है। मेंशन 1 यूज़ ऑफ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच, क्वेश्चन नंबर 2, लैम्डा 21 सेंटीमीटर माइक्रोवेव्स में फॉल करती है। सबसे पहले तो ये बताएंगे आप उसका नाम बताएंगे कि कौन सी वेव है। हालांकि पूछा ये है कि मेंशन 1 यूज़ ऑफ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लेकिन आप वेव का नाम भी बताएं कि वेवलेंथ 21 सेंटीमीटर किसकी होगी बेटा? माइक्रोवेव। फिर आप यूज़ भी लिख देंगे, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है बेटा? रेडियो एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर वेव का यूज़ पूछे तो साथ साथ नाम लिखने में कोई बुराई नहीं है। ये आपका आंसर नंबर 2 सही है बेटा। सिंगल वर्ड में आंसर देना है, जितना ज़रूरी है केवल उतना ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। आया बेटा? आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 2, मतलब और पार्ट में था तो अपन इसको भी डिस्कस करते हैं। गिव द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 लाइट वेव्स, वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम और दूसरी वेव है 8000 एंगस्ट्रॉम, ट्रैवलिंग इन वैक्यूम। अच्छा, 2 लाइट वेव हैं, दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है, लेकिन दोनों वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है। किस में? वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट रहती है, दैट इज़ 3 × 10⁸। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट रहती है। तो आप रेशियो लिखेंगे 1:1, ठीक है ना। थोड़ा सा हाईलाइट करके बॉक्स बनाकर लिखेंगे तो आपका जो आंसर है उनकी आँखों में सीधा जाएगा और फटाक से 1 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रॉन of charge -e and mass m travels at a speed v in a plane perpendicular to magnetic field. The electron will follow circular path, पता है। रेडियस r mv/bq होता है, ये भी पता है। इन टाइम t इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स हाफ वे, आधा घूमता है। किस में घूमता है बेटा? हाफ वे अराउंड द सर्कल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड? अरे तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अगर आधा घूमा है, इलेक्ट्रॉन क्या घुमा है बेटा? आधा घूमा है, मैग्नेटिक फील्ड में आधा घूमा है। पर मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करती है। किसकी तरह एक्ट करती है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करती है। मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरह एक्ट करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर रहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा मोशन के क्या रहता है बेटा? परपेंडिकुलर रहता है। और वर्क डन परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है बेटा? 0। परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो तो वर्क डन हमेशा क्या आता है बेटा? 0। डायग्राम बना सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा तो वर्क डन क्या होगा? 0। कम भाषा में, कम शब्दों में ही एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा खिचड़ पिचड़ नहीं करनी है, ठीक है।
आ जाओ. सोलेनॉइड विथ n loops of wire tightly wrapped around the iron core carrying the electric current I. एक सोलेनॉइड को एक आयरन रॉड पे बांधा गया है. ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, आपको पेपर में नहीं करना है. और कैरिंग करंट वॉट बेटा आई. इफ करंट इज रिड्यूस टू हाफ देन व्हाट चेंज वुड यू एक्सपेक्ट इन इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड में क्या चेंज एक्सपेक्ट करेंगे आप? भाई पहले भी बता रखा है आपको पढ़ाते वक्त कि सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा नेचर ऑफ कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, लेंथ डेरिवेशन करा रखी है, तो ये करंट पे डिपेंड नहीं करता है. तो फॉर्मूला लिखकर फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे और फिर लिखेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ करंट. तो देयरफॉर इंडक्टेंस विल रिमेन सेम. व्हाट बेटा? सेम. ठीक है, आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 4. एन ऑल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल्स टू I 10 sin 314t. व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू? इफेक्टिव वैल्यू का मतलब होता है बेटा RMS. इफेक्टिव वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा? RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी. तो इसका मतलब I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी को अगर अपन कंपेयर करें तो I नॉट अपना कितना आ गया बेटा? 10, और I RMS आ गया आपका I नॉट बाय √2, मतलब 10/√2. दो चीज़ें पूछी हैं इसमें, आधा नंबर इसका होगा. फ्रीक्वेंसी भी चाहिए तो ओमेगा आ गया बेटा 314 कंपेयर करेंगे तो, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2πμ इज इक्वल्स टू 314. तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू 314/2, और पाए की जगह आप 3.14 लिख सकते हैं. तो ऊपर आ जाएगा 100/2, तो कितना आ गया बेटा? 50 हर्ट्स. ठीक है, आधा नंबर इसका. हर्ट्स नहीं लिखेंगे नाराज़ हो जाएंगे, तो फिर नंबर काटे जा सकते हैं. ठीक है, आया. और यहाँ पे एम्फेयर नहीं लिखेंगे तो नंबर काटे जा सकते हैं. यूनिट का भी खास तौर पे ध्यान देना है. ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बोर्स मॉडल? सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बोर्स मॉडल में एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है एंगुलर मोमेंटम. सेकेंड ऑर्बिट में पूछ रहा है तो 2h/2π, 2 से 2 गया, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू h/π. बोर का कौन सा पोस्टुलेट होता है बेटा? सेकेंड पोस्टुलेट. आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, केवल इतना ही लिखना है. फिर इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कैथोड इज 4 वोल्ट. मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है आपको कितना बेटा? 4 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? तो आपको बता रखा है ½mv² इज इक्वल्स टू EV0 से कंपेयर करते हैं अपन, आपको लिख देना है. तो इसका मतलब कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 4V0 की जगह और E की जगह E, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा. कितना हो जाएगा बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. केवल इतना ही आपको समझाना है, इसके आपको 1 नंबर मिल जाएंगे. In decay of free neutron, name the elementary particle emitted along with the proton and electron. एक न्यूट्रॉन जब डिके होता है तो एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो. अगर आप रिएक्शन लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं लिखना चाहें तो सीधा आप लिख सकते हैं एंटी न्यूट्रिनो इवॉल्व होता है. मैंने आपको बताया था न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दो चीज़ें बताई थी. तो क्या निकलता है बेटा? एंटी न्यूट्रिनो. इज दैट क्लियर? चलें, क्वेश्चन नंबर 7 और पार्ट है, अब ये भी बता देते हैं. 22 एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है और कह रहा है आइडेंटिफाई एक्स. क्या दे रखे हैं बेटा? आइडेंटिफाई एक्स. 22 सोडियम 11 एक्स, और ये 22 नियॉन 10 में चेंज हो गया और एक न्यूट्रिनो निकला हुआ है. तो भाई मास नंबर जो है वो तो बिल्कुल सेम है. एटॉमिक नंबर 1 से कम हो गया है. एटॉमिक नंबर 1 से कम हो गया है, तो इसको लिखेंगे 0e-1. 0e-1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन है. कौन? एक्स कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन. आया? एक्स कौन है? इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बस इतना सा आपको बताना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है. आ जाए. हाउ डज द width और डिप्लीशन रीजन और जंक्शन वेरी इफ डोपिंग कंसनट्रेशन इज इंक्रीज? डोपिंग कंसनट्रेशन क्या करते हैं? बढ़ा दें. तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन साइड, नंबर ऑफ होल्स ऑन पी साइड बढ़ जाएंगे.
ज़्यादा पास पास आ जाएंगे तो डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस, बस ऐसे डिक्रीजेस, ज़्यादा नहीं लिखना है। कई बच्चे होते हैं आपको आंसर का केवल इतना सा लिखना है और ब्लॉक बना देना है ताकि सामने वाला देख सके। कई बच्चे होते हैं ऑन इंक्रीजिंग द डोपिंग लेवल डिप्लीशन रीजन, ऐसे नहीं, बस केवल डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि अगर अपन डोपिंग लेवल बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन एंड नंबर ऑफ होल्स इन पी रीजन बढ़ जाएंगे, बहुत पास पास आ जाएंगे, तो डिप्लीशन रीजन थोड़ी पतली बनेगी। ठीक है। इन हाफ वेव रेक्टिफायर, क्वेश्चन नंबर 8, इन हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट इज आउटपुट फ्रीक्वेंसी? इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज। इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 25 हर्ट्ज। और हाफ वेव रेक्टिफायर है, क्या है बेटा? हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ये आएगा, सही है बेटा। तो इसकी एक साइकिल के लिए, इसकी एक साइकिल यहाँ पे पूरी हो रही है, इसकी भी एक ही साइकिल है, इसकी भी एक ही साइकिल है, यहाँ पे पूरी हो रही है। तो अगर ये 25 हर्ट्ज है, इसकी एक साइकिल है, तो इसकी भी एक साइकिल ही आ रही है, तो 25 हर्ट्ज ही रहेगी। क्योंकि इसकी एक साइकिल के लिए इसकी भी एक ही साइकिल आ रही है, फिर यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो रहा है। इसका मतलब इसकी अगर एक सेकंड में 25 साइकिल्स है तो इसकी भी एक सेकंड में 25 साइकिल्स ही, 25 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 9, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पीएन जंक्शन इंक्रीज फ्रॉम 0.70 वोल्ट टू 0.71 वोल्ट। इसका मतलब वोल्टेज कितना बढ़ गया बेटा? 0.70 से 0.71 हो गया, मतलब 0.01 वोल्ट वोल्टेज बढ़ चुका है। एंड चेंज इन करंट 10 मिली एम्फेयर। चेंज इन करंट कितना हो गया बेटा? 10 मिली एम्फेयर का करंट बढ़ चुका है। व्हाट इज़ द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड? डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तभी करंट मिली एम्फेयर में आ रहा है और यूँ बढ़ रहा है। तो वोल्टेज में इतना चेंज आया तो करंट में इतना चेंज आया। रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो हमने कहा रेजिस्टेंस डेल वी बाय डेल आई, वी बाई जैसे करते हैं 0.01 बाय 10 इंटू 10⁻⁻3। सही है बेटा, आया। ओम, क्या लिखेंगे? ओम। अरे आ गया। यूनिट का खास तौर पे ध्यान रखेंगे, यूनिट का खास तौर पे क्या रखेंगे बेटा? ध्यान रखेंगे। आ जाओ। विच स्पेशली फैब्रिकेटेड पीएन जंक्शन डायोड यूज फॉर डिटेक्टिंग लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए कौन काम में आता है बेटा? फोटो डायोड। कौन? फोटो डायोड। बस आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, ये हो गए 1 मार्क के क्वेश्चन। अब असर्शन रीजन के लिए हम एक और क्लास लेंगे, ठीक है ना? असर्शन रीजन, केवल असर्शन रीजन के लिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।